खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने मुतल्लिका कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करने के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम की मंजूरी दी गई। इन तरामीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। आइन के आर्टिकल 243 में की गई तरामीम की बुनियाद पर जरूरी कानून साजी की गई है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे की मियाद भी शामिल है। तरामीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। कवानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। मुतल्लिका कवानीन में तरमीम दौर हाजिर के तकाज़ों को सामने रखकर तजवीज़ किए गए हैं। वफाकी काबीना ने वफाकी आईनी अदालत प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2025 के मसवदे की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मकामी हुकूमतों से मुतल्लिक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरामीम की हिमायत की है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से मामले को तय करेंगे। उन्होंने ये बात कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कही। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी, तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बाहमी मुशावरत से तय करेंगे और वो मैं ये बात रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल समेत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल के जरिए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत मुलाजमत तकरीरी की तारीख से 5 साल होगी। कानून से आईनी बेंचेस का लफ्ज निकाल दिया गया है। आईनी अदालत अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स खुद अपनाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इन कवानीन में तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में मुतारिफ कराई गई हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई नया कानून मुतारिफ नहीं करवाया गया, बल्कि आइन से हम आहंग करने के लिए मौजूद कवानीन में तरामीम की गई हैं। ये नए लॉज नहीं हैं, ये मौजूदा लॉज में तरामीम हैं। किसी लॉ में 2 तरामीम, किसी में 3 हैं। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। तो इस लॉ के तहत वो स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। मियाद ओहदा वही 5 साल है। इसमें कानून ने ये वजाहत कर दी है कि क्योंकि अब ये जो अपॉइंटमेंट होगी CDF के साथ मिलके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सर ये अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 ईयर्स। इजलास की कार्रवाई के दौरान कायदे ऐवान मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असम्बली ने श्रीलंकन टीम की जानिब से पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस खेलने का फैसला बरकरार रखने पर श्रीलंकन हुकूमत, क्रिकेट बोर्ड और टीम के जज्बा यकजहती पर शुक्रिया और तहसीन की करारदाद मुत्तफका तौर पर मंजूर कर ली। This house hails the decision of Sri Lankan Cricket Board for its decision to continue the tour of Sri Lankan cricket team in Pakistan despite all threats. The house gratefully acknowledges the personal interest and efforts of the President of Republic of Sri Lanka, the Defence Minister and the entire government of Sri Lanka in this regard. स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने भी श्रीलंकन टीम का दौरा मंसूख न करने पर श्रीलंका का शुक्रिया अदा किया। I would like to thank the President of Sri Lanka, the government of Sri Lanka, the Cricket Board of Sri Lanka, the players of Sri Lanka and Mohsen Naqvi Saab, Defence Minister of Sri Lanka also, जिन्होंने अपना टूर कैंसिल करके जाने का इरादा कर दिया था और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे दे एग्रीड टू स्टे हियर इन पाकिस्तान बिकॉज पिछली दफ़ा एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। सो वी ऑल एक्नॉलेज दैट एंड थैंक ऑल ऑफ देम। कौमी असम्बली ने खवातीन, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और कमजोर अफराद पर घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2025 की भी मंजूरी दी। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। सेनेट ने कौमी असम्बली से तरामीम के साथ मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली ने बिल में 8 तरामीम मंजूर की थी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दस्तूर 27वीं तरमीम बिल 2025 ऐवान में पेश किया।
बिल पहले ही सेनेट मंजूर कर चुकी थी, ताहम कौमी असम्बली ने इसमें मजीद 8 तरमीम मंजूर की, जिसके बाद आइन की शिक 239 के तहत इन तरमीम को सेनेट से मंजूर कराना था। वजीर कानून ने नई तरमीम के अहम खदोखाल ऐवान को बताए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पोजीशन को और कह दिया गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आफ्टर द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, उन दोनों में से जो सीनियर होंगे वो पोजीशन होल्ड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। उसके सर कुछ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं, जैसे आर्टिकल 42 में सदर का ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे, 214 में सर इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे, इसी तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओथ है सर वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। कायदे ऐवान सेनेटर इसाक डार ने बताया कि बिल में आर्टिकल 6 के हवाले से एक अबहम था, वो दूर किया गया। अब अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी कोई भी अदालत तौसीक नहीं कर सकेगी। अपोजिशन ये चाहती है कि वो रास्ता खुला रहता और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक इस मुल्क में एक रहता जो कि वैलिडेट कर सकता, उसको प्लग किया गया है और मैं समझता हूं कि ये एक हमारी कलेक्टिव एफर्ट है। बाद में चेयरमैन सेनेट ने 27वीं तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल किया। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. इन तरमीम के तहत आइन की 5 शिकों को हज़फ किया गया, जबकि 3 शिकों का इजाफा किया गया। अपोजिशन के 3 अरकान सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, अहमद खान और सेनेटर नसीमा एहसान ने हुकूमत का साथ दिया। इस मौका पर चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर वजीर कानून ने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने की वजाहत करते हुए बताया कि किसी भी रुकन की नाअहली खुद ब खुद नहीं हो जाती, बल्कि उसके लिए एक कानूनी तरीकाकार अपनाना होता है। अगर आप पार्टी छोड़ देते हैं, एक वोट देते हैं सर पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो आपके खिलाफ पार्टी हेड इत्तला और रेफरेंस भेज सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। अब 2 दिन का टाइम है आपके पास कि अगर आपको आज तक इन राइटिंग ये चीज़ आ चुकी है, आप उसे एग्जामिन करेंगे और आप उसे फॉरवर्ड कर देंगे टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वहाँ हेयरिंग के बाद सर उन्हें डीसीड करने का अगर ऑर्डर आए तो फिर उन्हें एक अपील का हक है सर, वो डायरेक्ट अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सेनेट इजलास में मजमूई तौर पर 13 नुकाती एजेंडा था, जिसमें वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अरकान के सवालों के जवाब दिए। सेनेट इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल किम सॉन्ग हाइब ने मुलाकात की। इस मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली के खतरात के हवाले से तबादला ख्याल किया। किम सॉन्ग हाइब ने वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब में सैलाब की सूरत हाल से निपटने, COP30 से वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब और माहौलियाती बेहतरी के लिए उनके जज्बे को सराहते हुए कहा कि आपके विजन से पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि आपके साथ मिलकर माहौलियाती बेहतरी और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने GGGI की माहौलियाती बेहतरी के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा कि आपके तजुर्बात और मुआवनत से माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने दौरे हुकूमत में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात से भी आगाह किया। Ladies and gentlemen, Excellencies, I would now like to invite the British High Commissioner, Jane Marriott, CMG OBE, to give her opening remarks to start the King's birthday party. Thank you very much, everybody. Good evening, Mr. Prime Minister, Cabinet members, Dean, ladies and gentlemen, welcome to the British High Commission. Just before I begin our programme, I'd like to offer my sincere condolences for the horrendous attacks in Pakistan this week. We condemn terrorism with all of its forms and stand with the people of Pakistan. My thoughts are with those affected. But tonight we are here to celebrate the 77th birthday of His Majesty King Charles III
and the strong cultural and people-to-people ties between our two countries. We are deeply honoured, I am deeply honoured, to have my friend, the Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, here as our chief guest tonight, reflecting the close nature of the UK and Pakistan's relationship. You are all here tonight, and believe me, we have had to say no to a lot of people who wanted tickets to what I like to think is the best party in town, but I am a little bit biased, because you're here because of the personal contributions that all of you make to the relationship with the UK and with the UK-Pakistan relationship. We have incredibly strong institutional links, but they would be nothing without the people, the personal connections that we all make every day. Now, last year our theme was brilliantly British. This year we've chosen a different theme, which you can see on the side here, because as High Commissioner, I'm proud to represent not just one country, but 4 nations: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Each nation adds its own distinct flavour to our relationship with Pakistan, and each nation has long embraced the over 1.6 million strong Pakistani diaspora. Today we have 15 British MPs of Pakistani heritage who serve in Parliament, including Shabana Mahmood, the first Muslim woman Home Secretary, and many other British leaders who celebrate their Pakistani heritage. From Michelle Hussein's trusted journalism with global reach, to Riz Ahmed's acclaimed acting in England, Jason Mohammed's broadcasting experience in Wales, and Hamza Yousaf's former political leadership in Scotland, creative spirits and cultural links shine across our 4 nations. But it's not just these A-list names that illustrate the strength of the UK-Pakistan relationship. England leads in finance and innovation, Scotland shines through with its world-class universities and renewable energy leadership, Wales brings lyrical traditions that inspire, and Northern Ireland thrives with its creative industries, and all of them have different foods, which I hope you will have the chance to experience tonight. And across all of this, the Pakistani diaspora are deeply woven into the fabric of British society. As we celebrate his birthday, it would be remiss of me not to mention one of His Majesty's greatest passions, and I'm speaking, of course, of tackling climate change. His Majesty's lifelong dedication to climate action and global partnership is deeply inspiring. And partnership underpins absolutely everything that we do with the UK and Pakistan. Our trading relationship has grown to over 2 trillion rupees, £5.5 billion a year, and it is still growing, through to our technical support that help restore direct flights between our 2 countries. Our partnership is propelled by innovation and mutual ambition, and about working together to support Pakistan's ambitions for growth and reform. The results speak for themselves. In the last decade, we've supported over 4.5 million children to gain access to quality education. Over 3,500 Chevening and Commonwealth scholarships, I think, are proof of the UK's enduring investment in future leaders. We've helped over 1.5 million people improve their resilience to extreme climate events, and our innovative climate finance programme will mobilise over 150 billion rupees in private investments, climate investments, mostly from the private sector. There is a tip of the iceberg. I've got another 10 examples on this page alone, but I know that you're very keen to hear from our chief guest. Please join me in putting your hands together to welcome a true friend of the UK and of all of us, Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. High Commissioner Jane Marriott, Dean Ataz Jan, Diplomatic Corps, Excellencies, Members of Parliament, Ministers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. It's my great pleasure to join you this evening to celebrate the birthday of His Majesty King Charles III, a leader who has led an exemplary life of public service. I have always been a great admirer of His Majesty's infinite energy and his dedication and unwavering commitment to global causes which continue to inspire millions across the United Kingdom, the Commonwealth and far beyond. High Commissioner, at the outset, I'd like to deeply appreciate
the heartfelt condolences extended by the government of the UK and yourself on the dastardly terrorist attacks in Islamabad and other parts of Pakistan. Ladies and gentlemen, terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united and determined to confront and defeat this scourge in all its forms and manifestations. Dear guests, tonight, as we celebrate His Majesty's birthday, I recall my fond memories of the grand coronation ceremony that I attended personally 2 years ago. Moreover, last year in September, I received a warm telephone call from His Majesty and we exchanged views on a wide range of issues. The Pakistan-UK multifaceted partnership would not be where it is today without the personal interest and patronage of the royal family. Ladies and gentlemen, tonight we also celebrate the enduring friendship between Pakistan and the UK. Nearly 2 million British citizens of Pakistani heritage add great value to this relationship and are playing a very proactive role in all walks of life back in UK. Thousands of young Pakistanis have benefited from the programs run by the British Council in Pakistan, while thousands more have studied in British colleges and universities. And I am personally witness to one of the finest programs which was undertaken between DFID and the government of Punjab. When I was heading Punjab province, it was a program which was in education, health, skill development, and of course primary health care. And it was a program, I think it was one of the finest in the recent decades all over the globe. And that was a great partnership, and I'm sure this is multiplying as I speak in all the provinces of Pakistan. Ladies and gentlemen, we recall with deep appreciation the numerous royal visits to Pakistan, including His Majesty's visit in 2006, as well as the historic visits of Queen Elizabeth II. I would like to reiterate my most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. High Commissioner, you have contributed meaningfully and in a wonderful way to promote our bilateral relations. And I'd like to thank you for your personal commitment and for your outstanding efforts in this behalf. And of course, your important role in the revival of PI flights to the UK. I think thousands of passengers who fly to Manchester from Pakistan, and soon they will fly to London. They will always remember your role. In the end, I would like to once again convey my best wishes and prayers for His Majesty's continued good health, happiness, and long reign. While the candles on the cake grow in number each year, we pray that His Majesty will continue to inspire the world with his humor, humanity, and heart. Long live Pakistan-UK friendship. I would now like to invite our High Commissioner and our Honourable Chief Guest, Prime Minister Sharif, to cut the beautiful birthday cake.
برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی سالگرہ کی تقریب، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی شرکت۔ وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالگرہ کی تقریب میں شرکت باعث اعزاز ہے۔ شاہ چارلس سوم عوامی خدمت اور عالمی شعور کی علامت ہیں۔ شاہ چارلس نے دولت مشترکہ ممالک کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور قوم متحد ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے مختلف علاقوں میں حریت پسند کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے 3 سرکاری ملازمین سمیت مزید 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے اسلام آباد، پلوامہ، کلگام اور ڈوڈا کے اضلاع میں 13 مقامات پر چھاپے مارے اور آزادی پسند کارکنوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فورسز نے گزشتہ چند روز کے دوران خواتین سمیت 1700 سے زیادہ کشمیریوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا اور سینکڑوں افراد کو کالے قوانین کے تحت جیلوں میں بھیج دیا۔ بھارتی انتظامیہ نے مقبوضہ جموں میں ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ نئی دلی کے مسلط کردہ لیفٹننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے معروف کشمیری قانون دان اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں عبدالقیوم کا سری نگر میں 2 منزلہ گھر اور 2 کنال سے زیادہ اراضی کالے قانون کے تحت ضبط کر لی ہے۔ میاں عبدالقیوم گزشتہ کئی برس سے جھوٹے مقدمات میں جیل میں قید ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں چھاپوں، گرفتاریوں، املاک کی ضبطگی اور جبر و استبداد کی دیگر ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کشمیر حل نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔